नमस्कार। आज बात करेंगे अपन कृषि विज्ञान के चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जिसका कि नाम है सस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज। सबसे पहले बात आती है सस्य विज्ञान की परिभाषा की, जिसको कि अपन इंग्लिश में एग्रोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम फसल उत्पादन एवं मृदा प्रबंधन के सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, उसको एग्रोनॉमी कहते हैं या सस्य विज्ञान कहते हैं। अब बात करते हैं एग्रोनॉमी वर्ड की, जो कि एक ग्रीक वर्ड है, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि जो एग्रोनॉमी शब्द है वो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहले का नाम है एग्रोज और दूसरे का नाम है नोमोस। जब बात करते हैं हम एग्रोज वर्ड की, तो जिसका अर्थ होता है मृदा, भूमि, जैसे कि अपन इंग्लिश में सॉइल के नाम से भी जानते हैं। जबकि हम बात करते हैं नोमस की, तो उसका अर्थ होता है प्रबंधन। तो इससे एक परिभाषा निकल के आती है, बोले साहब, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम मृदा प्रबंधन का अध्ययन करते हैं, उसी को एग्रोनॉमी कहते हैं। अब बात करते हैं कि साहब एग्रोनॉमी के फादर कौन है, हु इज द फादर ऑफ एग्रोनॉमी। तो आपको याद रखना है पीटर डी क्रेसेंजी। इसको शायद एग्रीकल्चर के फादर भी कहा जाता है। और आपसे अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर कौन है, तो आपको याद रखना है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन साहब, जिनको हरित क्रांति का जनक भी माना जाता है भारत के अंदर। टॉपिक आता है जिसका नाम है सस्य विज्ञान का महत्व। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि साहब एग्रोनॉमी के कौन कौन से महत्व हैं, तो सबसे पहले महत्व बात करेंगे हम कि सस्य विज्ञान जो है ये कला एवं व्यवसाय की दृष्टि से पढ़ा और देखा जा सकता है। अगली बात करते हैं कि भारत की लगभग 65 से 70% जो जनसंख्या है वो प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर रहती है, जिसमें कि फसल उत्पादन एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। अब बात करते हैं कृषि विज्ञान में सस्य विज्ञान का जो महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि खेतों में उगाई जाने वाली विभिन्न जो फसलें होती हैं उन सभी का अध्ययन सस्य विज्ञान के अंदर ही किया जाता है। इसके अलावा सस्य विज्ञान में हमें बीज है, भूमि है, इसके अलावा प्रबंधन है, खरपतवार है और खाद, उर्वरक एवं पादप सुरक्षा आदि शामिल होते हैं एवं इनकी जानकारी प्राप्त होती है। इसलिए सस्य विज्ञान का महत्व बढ़ जाता है। अब बात करते हैं मानव एवं पशुओं की जो मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, जो कि फूड एवं फॉरेज जो क्रॉप्स होते हैं, बोले तो खाद्यान्न एवं चारे की जो फसलें होती हैं, उनकी आपूर्ति भी सस्य विज्ञान के सिद्धांतों के माध्यम से या उत्पादकता में वृद्धि देखी जाती है। इसके अलावा बात करते हैं 60 के दशक में, लगभग 1961 से 62 की अगर हम बात करते हैं, या 60-70 की जब बात करते हैं हम, तो उस समय हरित क्रांति के प्रतिपादन के बाद नई नई किस्मों का विकास हुआ एवं सिंचाई की अनेक पद्धतियों का विकास हुआ, जिसमें सस्य विज्ञान का महत्व है वो अधिक बढ़ता हुआ नजर आया। सस्य विज्ञान द्वारा कृषि कार्य, खाद, उर्वरक, उन्नत बीज, सिंचाई, खरपतवार एवं फसलों का प्रबंधन आदि ऐसे विषय थे। इसके साथ साथ खाद्य सुरक्षा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तथा अच्छा फसल उत्पादन के लिए स्रोतों को भी मजबूत किया जा सकता है, या ये जो एग्रोनॉमी है ये विभिन्न स्रोतों को मजबूती प्रदान करता है। करते हैं अगले टॉपिक कि सस्य विज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से हैं, स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी। तो सबसे पहले बात करेंगे कृषि उत्पादन में है, दूसरा रोजगार के साधन उपलब्ध करवाना, तीसरा व्यवसाय में है और अगला जो है वो उद्योगों में है। सबसे पहले बात करेंगे हम कृषि उत्पादन में। किसी भी देश में जो भी हमारी जो खेतीहर फसलें होती हैं, फसलों में की जो खेती की जाती है या सस्य क्रियाओं का सर्वाधिक जो योगदान है अपन के फसल उत्पादन में होता है। इसके अलावा खेतों की तैयारी है, उन्नत किस्मों का चुनाव है, बुवाई है, पोषक तत्व प्रबंधन है, खरपतवार प्रबंधन आदि तरीके शामिल हैं। उचित सस्य प्रबंधन ही फसल उत्पादन का आधार होता है। इसके अलावा किसी भी राष्ट्र की बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न उत्पन्न करके खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। ये सभी स्कोप आपको कृषि उत्पादन के अंदर लिखने हैं। अगला बात करें रोजगार में, एग्रोनॉमी का रोजगार में क्या स्कोप है। तो आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान समय में भारत में अनेक कृषि विद्यालय हैं एवं विश्वविद्यालय, जिनमें कृषि संबंधित शोध कार्य है एवं कृषि की शिक्षा जो भी आपको पता है कार्यरत है। इसके अलावा विभिन्न इंस्टीट्यूट हैं, ICAR है, NDRI है, इसके अलावा चावल अनुसंधान केंद्र है। इसके अलावा कृषि में शिक्षण एवं अनुसंधान के कार्य हेतु भी यह एक स्कोप प्रोवाइड करवाता है। बैंकिंग सेक्टर में भी अपन देख सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न बीज एवं जो खाद की कंपनियां हैं, जैसे कि कोटा में श्रीराम फर्टिलाइजर्स है आदि में इसका स्कोप आप देख सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं हम व्यवसाय में, तो एग्रो जो इंडस्ट्रीज हैं जो कृषि से संबंधित उपकरणों का निर्माण करती हैं एवं कृषि संबंधित विभिन्न खाद, बीज एवं पेस्टिसाइड्स जो कंपनियां हैं आदि क्षेत्र शामिल हैं। इसके अलावा कृषि से संबंधित विभिन्न रासायनिक दवाएं हैं एवं यंत्र हैं एवं पैदावार की संबंधित जो लेन देन है वो सभी क्षेत्र व्यवसाय के अंदर शामिल हैं। इसके अलावा जब हम एग्रोनॉमी का उद्योगों के क्षेत्र में स्कोप की बात करते हैं, तो मुख्य रूप से हम जानते हैं कि साहब भारतीय अर्थव्यवस्था के रूप में हम 3 स्तंभ देखते हैं, जिसमें कृषि, उद्योग एवं व्यापार है। जिसमें कृषि को अपन सबसे पहले रखते हैं। वे उद्योग जिनमें कच्चे माल की आपूर्ति संभव है, जैसे डेयरी उद्योग के लिए चारे की जो फसलें हैं उनकी जरूरत पड़ती है। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि कोई भी जो वस्त्र इंडस्ट्री है उसके लिए जो रेशा चाहिएगा वो भी हमको खेती से प्राप्त होता है, जैसे कि हम कपास का उत्पादन करते हैं।
इसके अलावा चीनी है, गुड़ है, इनको बनाने के लिए भी हमको गन्ने की जरूरत पड़ती है, जिसको भी हम खेती से प्राप्त करते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं बीड़ी है, सिगरेट है, इनके लिए भी तंबाकू की जरूरत है, जो कि निकोटीन टॉबिकम इसका बोटेनिकल नाम होता है। इसको भी अपन खेती से ही प्राप्त करते हैं। न केवल ये धूम्रपान के जो साधन हैं या फिर डेयरी उद्योग है या गुड़ चीनी वगैरह है, इनके अलावा भी विभिन्न दवाइयों के निर्माण, या मैं ये कहूँ कि समस्त जो दवाइयाँ आप अपनी बीमारियों के निदान में जो खाते हो, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में खेती से ही जुड़ी हुई हैं, क्योंकि जो भी दवाई है, जो भी ड्रग्स कंपनीज हैं, वो सभी पेड़ पौधों से ही प्राप्त की जाती हैं। एवं मसाला उद्योग में भी धनिया, हल्दी, अजवाइन आदि जो फसलें हैं, ये भी हमारी खेती से संबंधित हैं। अगला टॉपिक आता है सॉयल फर्टिलिटी एवं सॉयल प्रोडक्टिविटी, जिसको कि मृदा उर्वरता एवं मृदा उत्पादकता कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि साहब सॉयल फर्टिलिटी क्या होती है। तो आपको ध्यान रखना है, पौधे की वृद्धि के लिए अनुकूल दशा में मृदा द्वारा आवश्यक जो पोषक तत्व होते हैं, जिसमें कि अपन नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटेशियम है, इसके अलावा भी जो मेन न्यूट्रिएंट्स हैं, लगभग 17 न्यूट्रिएंट्स हैं जो पादपों की बढ़ोतरी के लिए जरूरी होते हैं, उनका उचित मात्रा में संतुलन रहना अति आवश्यक है। संतुलन प्रदान करने की जो क्षमता होती है, इसी को कहते हैं मृदा उर्वरता। उपजाऊ जो भूमि होती है, उसके लिए आवश्यक पोषक तत्वों के साथ साथ भूमि की भौतिक दशा, जल एवं वायु का अनुपात आदि की क्रियाशीलता तथा उपयुक्त तापमान का होना भी अति आवश्यक होता है। अब बात करते हैं मृदा उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो हम जानते हैं ये कारक दो प्रकार के हैं, एक तो होते हैं प्राकृतिक कारक, एक होते हैं कृत्रिम कारक। प्राकृतिक कारक में मृदा से संबंधित जो नेचुरल फैक्टर हैं उनको रखा गया है, जबकि जब हम बात करते हैं आर्टिफिशियल जो फैक्टर हैं, जिसमें जल क्रांति एवं फसल प्रणाली को रखा गया है। पुरानी मृदाओं में अधिक जो अपघट पदार्थ होते हैं, वो लगातार, जैसे कि अपन देखते हैं पुरानी जो मृदा होती है उसमें हम लगातार किसी फसल का उत्पादन करते हैं, तो रेगुलर उत्पादन के कारण जो क्षमता है वो घट जाती है। नई मृदा के साथ कंपैरिजन करते हैं तो पुरानी मृदा की जो क्षमता है उत्पादन की, वो कम देखने को मिलती है। मृदा की उर्वरता को प्रभावित करने वाले कारकों में, प्राकृतिक कारकों में हमने मृदा की आयु को देखा, पैतृक पदार्थों को देखा, जबकि कृत्रिम कारक में हमने जल क्रांति एवं फसल प्रणाली को देखा। इनके अलावा भी जब हम प्राकृतिक कारकों की बात करते हैं तो उसमें जलवायु है, स्थलाकृति है, मृदा अपरदन है, मृदा की भौतिक दशा है एवं इसकी जो प्रोफाइल की गहराई है, ये सभी शामिल होते हैं। जबकि हम जब बात करते हैं कृत्रिम जो घटक होते हैं या फैक्टर होते हैं प्रभावित करने वाले, उसमें मृदा की पीएच, सूक्ष्म जीव, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा है, मृदा की जुताई है, और आपके जो विधि एवं जो समय का जो आप उपयोग करते हो उत्पादन के लिए, उन सबको शामिल किया गया है। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक कारकों के बारे में, जिसमें हम सबसे पहले देखते हैं पैतृक पदार्थ। पैतृक पदार्थ क्या होते हैं? तो मृदा की उर्वरता उसके पैतृक पदार्थ पर निर्भर करती है। यदि पैतृक पदार्थों में पदार्थ के पोषक तत्व अधिक होंगे तो उससे जो निर्मित मृदा है वो अधिक उपजाऊ होगी। जैसे कि हम देखते हैं कि अम्लीय आग्नेय चट्टानें हैं, बालू पत्थर के जो अपघट हैं, इनके द्वारा जो बलुई मृदा का निर्माण होता है, इन मृदाओं में क्षार की मात्रा कम पाई जाती है। यह मृदा बजाय अन्य के कम उपजाऊ होती है। साथ में क्षारीय व अपसादी चट्टानों से भारी मृदाओं का निर्माण होता है। अब बात करते हैं स्थलाकृति की। तो पहाड़ी क्षेत्रों की जो मृदाएं होती हैं, अपक्षालन एवं मृदा क्षरण के कारण मृदा वहाँ की जो है हमको उपजाऊ देखने को मिलती है। अगर जब हम मृदा आयु की बात करते हैं तो मृदा आयु के साथ मृदा उर्वरता जो होती है उसमें कमी देखने को मिलती है। इसमें आता है मृदा का अपरदन, जिसको कि मृदा का क्षरण भी कहते हैं। जैसा कि हम देखते हैं वायु या जल के माध्यम से ये होता है। जल एवं वायु के माध्यम से या इनके साथ साथ आवश्यक पोषक तत्व एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। इस घटना को अपन मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन के कारण पोषक तत्वों में कमी आती है। अब बात करते हैं हम आर्टिफिशियल फैक्टर्स के बारे में, बोले तो कृत्रिम कारक के बारे में। सबसे पहला आता है जल क्रांति। हम जानते हैं कि मृदाओं में फसल की आवश्यकता अधिक पानी भर जाता है। मतलब जल क्रांति ऐसा समझ सकते हैं कि जरूरत से ज्यादा खेतों में पानी भरना, वह उसके निकास का अगर उचित प्रबंधन नहीं हो पाता है तो इसके कारण प्रॉपर वे में वायु नहीं पहुंच पाती है, और जिसके कारण विनाइट्रीकरण होने लगता है और उसके कारण मृदा की उर्वरता में कमी देखने को मिलती है। अगला आता है फसल प्रणाली, जिसमें आप एक ही खेत में एक ही फसल को बार बार बोए जाते हैं, जिसके कारण पोषक तत्वों का शोषण होता है और हम देखते हैं कि उर्वरता में कमी आती जाती है। अब बात करते हैं मृदा पीएच के बारे में। तो मृदा उर्वरता एवं पौधों के पोषक तत्वों की पर्याप्त जो मृदा पीएच वो बहुत मायने रखती है, क्योंकि हम जानते हैं 5.5 से 6.5 पर पादपों के ग्रोथ के लिए एक अच्छी पीएच मानी जाती है। इसके अलावा हम देखें तो क्षारीय मृदाओं में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम की मात्रा है जो अधिक देखी जाती है। साथ के साथ मृदा में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि साहब जो वातावरण में स्वतंत्र नाइट्रोजन पाई जाती है उसको पेड़ पौधे डायरेक्ट अवशोषित नहीं कर सकते हैं। इसलिए विभिन्न सूक्ष्म जीव जो कि
नाइट्रोजन को स्थिरीकृत करते हैं और उस स्थिरीकरण के कारण बनने वाले विभिन्न नाइट्रोजन के घटक जो कि पेड़ पौधों के द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तो इसलिए सूक्ष्म जीवों का भी बड़ा योगदान माना जाता है। इसमें हम देख सकते हैं कि लेग्यूमिनेसी जो कुल के पादप होते हैं, जिनको दाल कुल के पादप कहते हैं, उनकी जड़ों में रूट नोडुल्स पाए जाते हैं, जिनमें कि राइजोबियम एक सहजीवी जीवाणु होता है जो कि नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। इसके बाद बात करते हैं मृदा में कार्बनिक पदार्थों की मात्रा के बारे में। तो कार्बनिक पदार्थों के हम देखते हैं कि इनमें आवश्यक पोषक तत्व जो है कार्बनिक पदार्थों के माध्यम से प्रोवाइड करवाए जाते हैं और इनके कारण भी मृदा की उर्वरता में वृद्धि होती है। लास्ट फैक्टर आता है मृदा की जुताई। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे खेतों में अच्छा उत्पादन उठाने के लिए हम खेतों की हर बार जुताई करते हैं। जुताई करने से एक तो मृदा जो है वो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे, जिसमें कि विभिन्न जो सूक्ष्म जीव होते हैं, समस्त मृदा में मिल जाते हैं। इसके अलावा भी बारिश के बाद में हम देखते हैं कि साहब जुताई करने से या बीज की बुवाई के समय जो केशिकाएं होती हैं, जिनके कारण बांस में बनकर जो पानी उड़ता है, वो केशिकाएं टूट जाती हैं। तो इसलिए नमी को बनाए रखने के लिए भी हम खेतों की जुताई करते हैं। आवश्यकता से अधिक जुताई करना भी मृदा के लिए हानिकारक हो सकता है, क्योंकि अधिक तापमान से मृदा में उपस्थित जो कार्बनिक पदार्थों की मात्रा है वो नष्ट हो जाती है। इसलिए जो भौतिक दशा है उनका बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए हद से ज्यादा जुताई भी खेतों की नहीं करनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं नंबर दूसरा जो टॉपिक आता है आपका मृदा उत्पादकता, जिसको कि सॉइल प्रोडक्टिविटी कहते हैं। मृदा उत्पादकता का संबंध जो है हम देखते हैं कि साहब हमारे खेतों में प्रति हेक्टेयर जो फसल उत्पादन की जो क्षमता है उसको अपन मृदा उत्पादकता समझ सकते हैं। मृदा उत्पादकता को प्रति हेक्टेयर उपज के रूप में हम देखते हैं। उत्पादकता, मृदा हमेशा उर्वर होगी, जिसमें अच्छा उत्पादन होगा, इसका मतलब वहां की जो मृदा है वो ज्यादा उर्वर है या ज्यादा उपजाऊ है। मृदा की उर्वरता, इसके अलावा उपज की मांग है, फसल पैदा करने के लिए जो खर्च है, ये सभी उत्पादकता पर निर्भर करती है। मृदा उत्पादकता एक व्यापक शब्द है जिसके अंदर भौतिक क्रियाएं एवं आर्थिक नियम शामिल होते हैं। टॉपिक आता है इसमें मृदा उत्पादकता को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं साहब जो मृदा उत्पादकता को प्रभावित करने वाले कारक है, इसमें सबसे पहले आता है मृदा की उर्वरता। इसके अलावा भौतिक दशा है, मृदा की स्थिति है, उत्पादन की मांग है और यातायात के साधन है। इसके अलावा अनेक मौसमी जो प्रतिकूल दशाएं होती हैं, कभी कभार कुछ अपन देखते हैं जैसे कि घटनाएं जो होती हैं, भूकंप वगैरह, बाढ़ वगैरह, वो भी इसमें शामिल हो सकती हैं, जिसका नाम है मृदा का अपरदन। जैसे कि हम मृदा क्षरण के नाम से भी जानते हैं। भौतिक रूप से जो मिट्टी के कण होते हैं अपने एक स्थान से हटकर किसी दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, इस प्रक्रिया को अपन मृदा अपरदन कहते हैं। मृदा अपरदन जो होता है दो प्रकार से देखने को मिलता है। पहला होता है प्राकृतिक क्षरण और दूसरा होता है त्वरित क्षरण। जब हम बात करें प्राकृतिक क्षरण को, तो पेड़ पौधों से ढकी हुई मृदा प्राकृतिक रूप से हवा व जल द्वारा धीरे धीरे अपरदित होकर या अपरदन की क्रिया के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। इसे कहते हैं प्राकृतिक अपरदन या प्राकृतिक क्षरण। प्राकृतिक अपरदन जो होता है इससे कोई विशेष हानि नहीं होती है, क्योंकि परिवर्तन में बहुत समय लगता है एवं इस अपरदन को मनुष्य द्वारा रोका जा सकता है आसानी। बात करते हैं त्वरित क्षरण की। इसमें मनुष्य की भूमिका होती है, क्योंकि मनुष्य के द्वारा पेड़ पौधों को उखाड़ा जाता है, मृदा को खोद दिया जाता है, हद से ज्यादा जुताई कर दी जाती है, मृदा वनस्पतिहीन हो जाती है। ऐसी मृदा में पानी व हवा के द्वारा मृदा का अपरदन अधिक देखने को मिलता है। इसको कहते हैं त्वरित क्षरण। मृदा अपरदन मुख्यतः दो प्रकार से होता है, या तो जल के द्वारा देखने को मिलेगा या वायु के द्वारा। अगर हम बात करें जल के द्वारा अपरदन, तो जल द्वारा मृदा के कटने या एक स्थान से दूसरे जगह पर बहकर जाने की जो स्थिति होती है उसको अपन जल अपरदन कहते हैं। जल अपरदन में अलग अलग प्रकार का होता है, जैसे बौछार अपरदन है, परत अपरदन है, रिले अपरदन है, अवनालिका अपरदन है। इनमें से हर बार कोई ना कोई सवाल आपके एग्जाम में आता रहता है। एक दो बार जेट में भी इनमें से एक सवाल पूछा जा चुका है, जैसे कि बौछार क्षरण किसे कहते हैं। सबसे पहले बात करें कि साहब बौछार जो अपरदन है ये क्या है। तो यह है जल मृदा क्षरण की प्राथमिक अवस्था है, जो तेज बारिश के कारण बारिश की बूंदें जमीन पर गिरती हैं, जिसके कारण मृदा के कण मूल स्थान से विभिन्न स्थानों पर पहुंच जाते हैं। तो इसको अपन बौछार क्षरण कहते हैं। नाम से स्पष्ट हो रहा है, बौछार बोले तो बूंदें और उनके कारण होने वाला क्षरण बौछार क्षरण कहलाता है। दूसरा है परत अपरदन। तो इसमें अपन देखते हैं कि साहब वर्षा का जो जल होता है, मिट्टी की ऊपरी जो परत होती है उसको अपने साथ बहाकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है। अब इसमें क्या होता है कि खेतों में अगर यह प्रक्रिया होती है तो हमारे जो पोषक तत्व होते हैं वो भी बहकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। यह अपने को आसानी से दिखाई नहीं देता है, लेकिन हमारे खेतों के लिए हानिकारक होता है, क्योंकि हमारी उपजाऊ मिट्टी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देता है। अगला आता है रिले क्षरण। ये जो उबड़ खाबड़ वाले जो क्षेत्र होते हैं, जहां पर बारिश का पानी एक ढाल के रूप में बहता हुआ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, तो वहां पर यह आपको देखने को मिलता है। अगला है अवनालिका अपरदन। यह भी जो अपरदन है ये ढलान वाले क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलता है और इसके कारण गहरी खाइयां बन जाती हैं या नालियां बन जाती हैं। इसमें उपजाऊ जो मृदा होती है उसके साथ साथ अन्य जो मृदा है वो भी नलिकाकार रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चली जाती है। इसे अपन क्या कहते हैं, अवनालिका अपरदन कहते हैं। अवनालिका अपरदन में शायद एग्जाम्पल आपके जो चंबल के बिहड़ हैं उनमें देखने को मिलता है, गहरी गहरी खाइयां बन जाती हैं। अब बात करते हैं कि जल के द्वारा मृदा अपरदन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं।
के द्वारा जो मृदा अपरदन को कारक प्रभावित करते हैं उसमें आती है जलवायु है, स्थलाकृति है, मृदा के गुण है, वनस्पति का प्रभाव है एवं मानवीय कारक शामिल है। इसके अलावा जो अगला टॉपिक आता है आपका उसमें है मृदा संरक्षण की कुछ जैविक विधियां, जिसमें सबसे पहले है सस्य संबंधी विधियां, जिसमें हम कंदूर विधि पढ़ते हैं, दूसरा भू परिष्करण विधि भी पढ़ेंगे और भू परिष्करण विधि के भी अपन अलग अलग जो प्रकार हैं उनके बारे में देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम कंदूर खेती के बारे में, जिसमें कि हम देखते हैं मुख्यतः पहाड़ी क्षेत्रों में जो ढलान वाले जो क्षेत्र होते हैं वहां पर की जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि साहब इनमें रेखाओं के रूप में जो भूमि पर, ऐसा बोल सकते हैं कि साहब जो ढलान वाली जो जगह होती हैं वहां पर समान ऊंचाई की भूमि पर बनी हुई कुछ रेखाएं नजर आती हैं, जिनको कंदूर कहते हैं। कंदूर की खेती में कृषि कार्य एवं फसल बुवाई का कार्य ढलान के विपरीत करते हैं। इस खेती में मृदा का अपरदन जो होता है बहुत कम देखने को मिलता है। अगला है भू परिष्करण। इसमें अपन देखते हैं कि बुवाई से लेकर बीज भंडारण तक यांत्रिक रूप से कृषि कार्य, जैसे बीज की बुवाई है, खरपतवार को हटाना है, सिंचाई करना है एवं विभिन्न जो फर्टिलाइजर हैं उनको देना है खेतों में एवं थ्रेसिंग के द्वारा बीजों को भंडारित करके अपन घर लेके आते हैं। ये सभी भू परिष्करण के अंतर्गत आते हैं। अब बात करते हैं भू परिष्करण के अंदर कि साहब ये कितने प्रकार का होता है। तो इसमें अपन देखते हैं एक तो जीरो टीलेज कहते हैं, एक प्राथमिक भू परिष्करण कहते हैं, एक द्वितीयक भू परिष्करण कहते हैं। ये सब इसी के अंदर आते हैं।